नमस्कार सभी को। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट जो उसका नाम है प्राणी विविधता और उद्विकास एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसकी मैं बताया था कि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट को हम पहले पढ़ा चुके, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहले जुड़े नहीं थे, अब जुड़ पा रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं फटाफट से इन दोनों यूनिट का रिवीजन अभी 4-5 वीडियो के अंदर करवा दूँगा। शायद 2 या 3 वीडियो पहले डाल चुका रिवीजन का, और अगले शायद 3 वीडियो में 3 या 4 वीडियो में इसका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद तीसरी यूनिट शुरू करेंगे। तो इसमें तीसरा चैप्टर है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में क्या होता है, इसकी क्या कंसेप्ट है, क्या संकल्पना और इसके संगठन का स्तर क्या है। तो प्रोटोजोआ आप जानते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ पढ़ाने से पहले कि आप इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो सब पहले बता चुका। तो एक मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा और उसको आप सुने और फिर किताब में पढ़ें। तो जो है प्राणी जगत को प्राय 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। और एक कोशिकीय जो उसमें प्रोटोजोआ आते हैं और बहुकोशिकीय में मेटाजोआ आते हैं। अब सबसे पहले प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, कोशिकांग हालांकि में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक इस तरह का होता है। और क्या चीज़ है प्रोटोजोआ, वो आगे जब इसका अलग से पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे। मेटाजोआ बहुकोशिकीय होती है। मेटाजोआ बाकी सभी आगे पोरिफेरा से लेके सिलेंटेटा, प्लेटिनम तीजे, स्केलमन तीजे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सभी, परपोसी, स्वयंपोषी, लार्वा, अंडा, जो भी सब स्ट्रक्चर है वो सब एक साथ हम देखेंगे। सिमेट्री वगैरह क्या क्या होती है, किस तरह की सिमिलिटी पाई जाती है, कैसी देहिका पाई जाती है, कौन सा कैसे तैरता है तो कैसे तैरता है, गमन कैसे करते हैं, सभी चीज़ें उसमें अध्ययन करेंगे। अब हम इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी हिंदी में बात करें तो संगठन का स्तर। किसके संगठन का स्तर? जीवों के शरीर के संगठन का स्तर, यानी किस तरह से वो बने हुए हैं। तो सबसे पहला स्तर जो है वो होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल या यूनिसेलुलर लेवल। कौन सा है सबसे पहला? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो सबसे पहला जो संगठन का स्तर है वो है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, और इसमें आते हैं आपको प्रोटोजोआ। इनका जो संगठन का स्तर जीवद्रीव स्तर का होता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक पूरी तरह से अंग वगैरह डेवलप नहीं होते हैं, और एक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इसमें संगठन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं आप जानते हैं। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सब जो भी ये सब क्या है प्रोटोजोअन से। तो इसका संगठन का स्तर होता है प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का। अब आगे बात करें हम तो दूसरा स्तर आता है सेलुलर, कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर में एग्जाम्पल आएगा पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। इसको पैराजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराजोआ भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलेंगे? पोरीफेरा भी बोलते हैं। पोरीफेरा। तो इसका जो स्तर है वो है कोशिकीय स्तर का। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड किसका हो गया? प्रोटोजोआ की। सेलुलर ग्रेड यानी जो शरीर है सिर्फ कोशिकाओं का बना होगा वो होगा पोरीफेरा में। ये बात ध्यान रखनी है। अब अगला जो स्तर है वो आता है सेल टिश्यू ग्रेड का।
3 नंबर की अगर बात करें तो वो है शेल टिश्यू ग्रेड। कैसा? कोशिका ऊतक स्तर, इंग्लिश में सेल टिश्यू ग्रेड। इसका एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा। क्या है इसका एग्जाम्पल? सिलेंट्रेटा, सेल टिश्यू ग्रेड। इसमें क्या है कि कोशिकाएं भी होती हैं और कोशिकाओं से ऊतक भी बनने लग जाते हैं, इसलिए इसके जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड। इसमें सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आते हैं मुख्यतः। फिर इसके बाद यूँ मान लें कि ऑर्गन ग्रेड कहा जाता है, तो ऑर्गन ग्रेड में आपके आते हैं प्लेटिहेल्मिंथ्स। सिर्फ ऑर्गन ग्रेड की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी सिस्टम डेवलप नहीं, अंग तो होते हैं लेकिन तंत्र नहीं बनते, तो ऑर्गन ग्रेड में रख सकते हैं प्लेटिहेल्मिंथ्स को। उसके बाद बाकी बचे हुए जो वेस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांड्रोमेटा और कोडेटा, वो सब आते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में। इसमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, हिंदी में बोले तो अंग तंत्र स्तर। अब अगला चैप्टर है वर्गीकरण का आधार। जंतुओं को जो वर्गीकरण करते हैं तो क्या उसके आधार होते हैं, तो मोटे मोटे आधार इसमें ले लेते हैं अपन। सबसे पहला है वर्गीकरण का आधार समिति। भाई किस जंतु में किस तरह की सिमेट्री है, समिति उसके आधार उसको विभिन्न समूह में विभाजित करते हैं। सिमेट्री अलग अलग तरह की होती है, जैसे एक होती है आर्य समिति, एक होती है द्विपार्श्व समिति, गोली समिति भी होती है, दोनों बहुत कम जंतुओं में होती है आर्य समिति। अब आर्य समिति जिन जंतुओं में होगी उनको एक जैसे समूह में रख देंगे, जैसे सिलेंटेटा, टिनोफोरा, इनमें आर्य समिति पाई जाती है। आर्य समिति का मतलब इस तरह के जैसे ये सिलेंटेटा इस तरह का होता है, ध्यान हो तो सिलेंटेटा ये जो हाइड्रा है इसके स्पर्शक होते हैं हाइड्रा के से, और इस तरह का हाइड्रा होता है, ये इसका आधार होता है। तो इसमें क्या होती है, आर्य समिति पाई जाती है। आर्य समिति का मतलब है ऐसी सिमेट्री जिसमें जंतुओं को एक ही अक्ष से और एक ही तल से समान भागों में बांट सके, तो वो आर्य समिति कहलाती है। यानी कि वर्टिकल तल हो गया इसका और इसे एक ही अक्ष हो गई, तो इससे ही इसको समान भागों में एक ही अक्ष से मतलब हम बात कर रहे थे आर्य समिति की। आर्य समिति, आर्य समिति मैंने एग्जाम्पल बताया था सिलेंट्रेटा का, इसमें स्पर्शक होते हैं, ये हाइड्रा है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक ही तल से, तल एक ही रहेगा वर्टिकल, लेकिन अलग अलग एक्सिस से इसको समान भागों में काट सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री जिसमें जंतु को एक ही तल से लेकिन विभिन्न एक्सिस से समान भागों में बांट सकते हैं, आर्य समिति कहलाते हैं। तो इस तरह के आर्य समिति वाले जंतु सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में रखेंगे। दूसरा है द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति में बाकी सभी आते हैं, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केलेमंथेस से लेके कोडेटा तक। इसका मतलब है कि जंतु को सिर्फ एक ही तल से और एक ही अक्ष से समान भागों में बांटा जा सकता है। एक ही तल से और एक ही एक्सिस से उनको समान भागों में बांट सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री द्विपार्श्व समिति कहलाती है और इसके आधार पर जंतुओं को अलग अलग समूह में रखा जाता है। इसके बाद जो पहला हो गया समिति, दूसरा है वर्गीकरण का आधार देहगुआ। देहगुआ, देहगुआ के आधार पर जंतु अलग अलग समूह में रखे जाते हैं। जैसे पहला देहगुआई है,
देह गुह्य जंतु। दूसरा कूट कूट देह गुह्य जंतु। तीसरा सत्य देह गुह्य जंतु। इसमें भी दो होते हैं सत्य देह गुह्य में। एक होता है साइजोसिलोम, जिसको हिंदी में बोलते हैं धीरण देह गुहा, अंग्रेजी में बोलते हैं साइजोसिलोम। और दूसरा हो गया इसमें एंटेरोसिलोम। तो इस तरह से ये देहगुहा के प्रकार है। सबसे पहला अदेहगुहा, दूसरा कूट देहगुहा, तीसरा सत्य देहगुहा जिसमें साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट आते हैं। अदेहगुहा मतलब ऐसे जंतु जिनमें आहार नाल और देह भित्ति के बीच में स्पेस नहीं होगा, वो अदेहगुहा कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमेंट्स। दूसरा कूट देहगुहा। कूट देहगुहा का मतलब है कि देहगुहा और आहार नाल के बीच में स्पेस तो होगा, लेकिन उसमें मीजोडर्म की लेयर नहीं पाई जाएगी। मीजोडर्म की लेयर नहीं पाई जाएगी। मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती, वो सत्य देहगुहा नहीं कहलाती। और इसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमेंट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्के हेलमेंट्स। इसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमेंट्स, जिसको हम गोल कर्विंग कहते हैं। इसी प्रकार से फिर सत्य देहगुहा है। सत्य देहगुहा मतलब देहगुहा पाई भी जाएगी और देहगुहा के बीच में जो जगह है वो मेजोडर्म के द्वारा आश्रित होगी, मेजोडर्म की उसके अंदर लेयर पाई जाएगी। तो इस तरह की देहगुहा सत्य देहगुहा कहलाती है। और ये सब आगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोनोडर्मेटा और कोडेटा तक सत्य देहगुहा पाई जाती है। लेकिन इसमें भी इवोल्यूशन के आधार पर दो प्रकार हैं, एक तो साइजोसिलोम और एक एंटेरोसिलोम। साइजोसिलोम जो भ्रूणीय उद्भव के दौरान मेजोडर्म की पाउच के फैलने से बनती है, वो साइजोसिलोम। एंटेरोसिलोम भ्रूणीय विकास के दौरान आंत्र जो होती है, आंत्र की ऐसी अभिवृद्धि हो जाती है, तो आंत्र की आउटग्रोथ जो होने से जो देहगुहा बनती है वो एंटेरोसिलोम कहलाती है। इतना ही काफ़ी, ज़्यादा डिटेल में भी समझ नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। अब बात करते हैं चौथा आधार। अपन पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन का आधार। तो पहला देहगुहा हो गई, पहला हो गया सम्मिति, दूसरा हो गया देहगुहा, और तीसरा है इसमें भ्रूणीय विकास। इसको एक बार में मिटा देता हूँ। पहला हो गया उसमें सम्मिति, दूसरा देहगुहा और तीसरा है खंडीभवन। खंडीभवन के आधार पर भी जंतुओं को अलग अलग समूह में रखा जाता है। जैसे एक होता है सतही खंडीभवन, सुपरफिशियल, जैसे प्लेटियन में मिलता है। और एक होता है आंतरिक खंडीभवन या पूर्ण खंडीभवन, जो आंतरांगों तक भी होता है, वो मिलता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। तो ये बात हो गई। डिटेल में आप किताब में पढ़ना भी, इतना टाइम नहीं। अब 4 नंबर
चौथा जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो है भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय विकास के आधार पर जंतुओं को दो भागों में डिवाइड किया है, प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। तो भ्रूणीय विकास के आधार पर प्रोटोस्टोमिया का मतलब क्या है कि जैसा कि आप ऐसे जंतु जिनमें आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बाद में सीधी बात समझ लो। प्रोटोस्टोमिया का मतलब है ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय विकास के दौरान मुख का निर्माण ब्लास्टोपोर के पास होता है और पहले होता है, वो प्रोटोस्टोमिया कहलाते हैं। और जिनमें ब्लास्टोपोर के पास में मुख का निर्माण ना होकर एनस का निर्माण होता है वो ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। एक चीज़ और, प्रोटोस्टोमिया में जो विदलन होता है वो निर्धारित प्रकार का होता है, यानी प्रारंभ से ही उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनका भविष्य निर्धारित होता है। और ड्यूटेरोस्टोमिया में विदलन अनिर्धारित प्रकार का होता है। दूसरा, प्रोटोस्टोमिया जो होता है उसमें विदलन सर्पिल प्रकार का होता है और ड्यूटेरोस्टोमिया में अरीय विदलन होता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य इनकी विशेषताएं हैं। तो ये चार आधार थे क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला था समिति, दूसरा देहगुआ, तीसरा खंडीभवन, चौथा भ्रूणीय विकास जिसमें प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्लासिफाइड इनको किया गया है। ओके।